हेलो फ्रेंड्स, रेनो हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे मैंने आदिकाल के PYQ का पार्ट 1 में मैंने 85 क्वेश्चन PYQ के कराए हैं। आज हमारा सेकेंड पार्ट चलेगा जो कि 86वें क्वेश्चन से चलेगा। आइए हम 86वें क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चरयू, पौनचरयू या फिर पाहुड़ दोहा या महापुराण। ये क्वेश्चन GDC प्रवक्ता भर्ती में आया है जो 2017 में है। तो किसमें आपका कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह है आपका C, पाहुड़ दोहा में। पाहुड़ दोहा में आपका कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। किसकी वाणियों के भाषा को संधा भाषा कहा गया है? सिद्ध की, सूफी या नाथ या कबीर। माने किसकी भाषा को? सिद्धों की भाषा को या सूफियों की या नाथों की या कबीर की भाषा। तो जो संधा भाषा कहा गया है वो सिद्धों की भाषा का कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? माने आदिकाल का ऐसे कौन सा कवि है जिसकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? चंद्रबरदाई हैं या फिर अदमाड़ हैं, विद्यापति हैं या अमीर खुसरो हैं या मुल्ला दाऊद हैं। तो ये जो हमारे जो भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट हैं वो है अमीर खुसरो, क्योंकि हिंदी का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके सारे PYQ पूरे स्टेट में जहाँ भी हिंदी के पेपर हुए हैं सारे का PYQ आप इसमें मिलेगा। यदि आपने PYQ पूरा कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस है, श्रृंगार और भयानक रस है, विभत्स और श्रृंगार रस है या फिर रौद्र और श्रृंगार रस है या वीर और शांत रस है। पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस मिलता है? तो यहाँ इसमें जो पृथ्वीराज रासों में है वो वीर और श्रृंगार रस मिलता है। इसमें पृथ्वीराज रासों में वीरता का भी वर्णन है और श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को माना है, स्वयंभू को माना है, पुष्पदंत को माना है, सरहपाद को माना है या फिर मुंज को माना है। ये देखिए काफ़ी पेपरों में आया है, DSSB में आया है, UPTGT में आया है, नेट में भी आया है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर UPTGT 2004 और 16 दोनों में आया है। तो राहुल संस्कृत्यायन ने पहला कवि किससे माना है? तो सरहपाद को माना है। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को माना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो पहले महामहोपाध्याय हर्ष प्रसाद शास्त्री ने या डॉक्टर शहीदुल्ला ने या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी ने या डॉक्टर हरमन याकोबी ने या पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने। तो इसका जो सिद्धों का हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने इसे संग्रहित किया। आंसर हो जाएगा ई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें किस कवि में हुआ है? जायसी में हुआ है या फिर तुलसीदास में हुआ है, कबीर में हुआ है या देवसेन में हुआ है।
तो ये जो आंसर है इसका सी हो जाएगा। कबीर में हठ योग का प्रलोभन हुआ है आगे चलकर सिद्धों के बाद, तो हमारा आंसर हो जाएंगे कबीर। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, गणपति चंद्रगुप्त का है या मिश्र बंधु का है? फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। तो सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में यह कथन में से किसका है? रामकुमार वर्मा का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, गणपति चंद्रगुप्त का है या मिश्र बंधु का है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा का है। ये कथन किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने कहा था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? जो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था वो पृथ्वीराज रासो के संस्करण को किसने प्रमाणिक माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना था, कर्नल टाड ने माना था, या श्यामल दास ने माना था, या गौरी शंकर हीरा ओझा ने माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्नल टाड ने माना था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टाड ने माना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का है, रासो साहित्य का है, सिद्ध साहित्य का है या नाथ साहित्य का है? तो आपका ये हो जाएगा जैन साहित्य का। आंसर हो जाएगा जैन साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वर्ण रत्नाकर है, बसंत विलास है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या राउलवेल है? तो जो शिलांकित कृति है वो हमारा राउलवेल है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकालीन साहित्य से संबंधित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोसों चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समांतर अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की भी रचना की है। तो जो इसमें नहीं पूछा है ये ऑप्शन ध्यान में रखिएगा कि आपका नहीं क्वेश्चन पूछा है। तो अब आते हैं पहले पे। दोहा कालीन आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, सही बात है। और दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, अंतर तो है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो हमारा जो नहीं पूछा है वो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और चर्या एक पद एक प्रकार का गीत होते हैं जो समांतर अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, ये बात सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है, ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित न हो? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी का है, पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी का है, या भविष्यत कथा धनपाल का है? तो पहले पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह का है, ये सही है। और नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी का है, ये भी सही है। और भविष्यत कथा धनपाल का है, ये भी सही है। लेकिन प्रबंध चिंतामणि जो है विनय चंद्र सूरी का नहीं है, बल्कि यह मेरुतुंग का है, मेरुतुंग का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जसहर चरित के लेखक हैं, स्वयंभू हैं,
पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं या अब्दुल रहमान हैं। जसह चरित्र के लेखक कौन हैं? तो हमारे जसह चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत हैं। स्वयंभू का पौमचर्यू जानते ही हैं, इनकी रचना है। धनपाल का भविष्यत कथा है। अब्दुल रहमान का क्या है? संदेश रासक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? दव्य सहाव पयास नामक ग्रंथ आशुक कवि ने लिखी है, शालिभद्र सूरी ने लिखी है, देवसेन ने लिखी है, जिनधर्म सूरी ने लिखी है। तो जो दव्य सहाव रचना है वह देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? तो ये जो हमारा संदेश रासक है वो हमारा एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। यह एक धर्मेतर खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 20, 12, 10, 8। तो अलवार संतों की संख्या 12 होती है। 12 अलवार होते हैं, जिसमें नम्र अलवार प्रमुख होते हैं, प्रमुख संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयामास वध ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसलदेव रासों में, परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में या खुमान रासों में? तो ये जो कयामास वध है वो पृथ्वीराज रासों में है और इसके लेखक जो हैं चंदबरदाई हैं। और बीसलदेव रासों के नरपति नाल हैं और खुमाड़ रासों के आपके दलपति विजय हैं और परमाल रासों के जगनिक हैं लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण है, रामचंद्रिका है, पौमचर्यू है या महापुराण है? जो रामायण रामचरित्र पर आधारित है। तो हमारा जो पौमचर्यू स्वयंभू का वह रामचरित्र पर आधारित है। पौमचर्यू रामचरित्र पर आधारित है जो स्वयंभू ने लिखा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? डिंगल भाषा है, पिंगल भाषा है, अपभ्रंश है या अवधी है? तो पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल भाषा है जो अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित है, डिंगल भाषा कहा जाता है। तो हमारा आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? जो अपभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है। राउल बेल है, हमीर रासो है, बीसलदेव रासो है या भारतेश्वर बाहुबली रास है? तो हमारा जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है वह बीसलदेव रासो है। बीसलदेव रास है। राउल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडिव सल सहत बखाड़ै देहि बुद्ध बसंत न जाड़ै, यह काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, मुंज की है, पुष्पुन की है या सरहपाद की है? पंडी सहल सहत बखाड़ै देहि बुद्धि बसंत न जाड़ै, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सरहपाद की है। किसकी है? सरहपाद, जिसे सरहप्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमान रासों में है, परमाल रासों में है, बीसलदेव रासों या पृथ्वीराज रासों? तो ये जो आल्हा और उदल हैं वो परमाल रासों में वीर सरदारों का वर्णन है, जिसके लेखक हैं जगनेक।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसने माना है? विद्यापति को माना है, अमीर खुसरो को माना है, सरहप्पा को माना है या फिर स्वयंभू को माना है? तो डॉक्टर राम कुमार ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, जो इनकी रचना है पौम चरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ को, मत्स्यनाथ को, गोरखनाथ को या फिर आदिनाथ को? तो जो नाथ साहित्य का आरंभ करता है, जिसने नाथ साहित्य आरंभ किए थे, वो गोरखनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को। आंसर हमारा हो जाएगा गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कमायनी को, खुमान रासो को, पृथ्वीराज रासो को, विशलदेव रासो को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद जी का है, महात्मा गांधी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो ये इसका आंसर आप लोग बताइए। चित्तवृत्ति, हमेशा ध्यान रखिए, चित्तवृत्ति का ये बात आ जाए जनता की चित्तवृत्ति का, तो वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पक्त किसके द्वारा रचित है? घनानंद के द्वारा है, विद्यापति के द्वारा है, बिहारी के द्वारा है या फिर अमीर खुसरो के द्वारा है? तो ये जो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो यह अमीर खुसरो का ग्रंथ है। अब पंक्ति है, किसका है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? खड़ी बोली में किसने रचना की है? देखिए, काफ़ी DSSB PGT में भी आया, KVS PGT में आया है, UP TGT PGT में आया है। तो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाल ने, विद्यापति ने, चंद्रबरदाई ने या अमीर खुसरो ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इस खड़ी बोली में रचना की है आदिकाल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह के, कीर्ति सिंह के, जय सिंह के या माधो सिंह के? तो विद्यापति हमारे कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हीं के पे कीर्तिलता लिखा गया था, की रचना हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपाद है, मत्स्येंद्रनाथ है, चरपरीनाथ है या कन्हैया है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा सरहपाद है। सरहपाद हमारे सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं, सरहपाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो है, विशलदेव रासो है, परमाल रासो है या हमीर रासो है? तो हमारा यह परमाल रासो है, जिसमें आल्हा खंड का वर्णन मिलता है और इसमें आल्हा उदल नामक 2 सरदार की वीरता का वर्णन है। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित कराया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, राजा जय सिंह के, खुमाड़ राजा के या विशलदेव के? तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे, इसीलिए पृथ्वीराज रासो को लिखे थे। कौन? चंद्रबरदाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी जी पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों को गीत गोविंद भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक ही हैं, या विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये शुक्ल जी का जो कथन का आशय है वह विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगारिक के ही हैं होने के कारण इसको कहा गया है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगारिक होने के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा चौपाई या चौपाई में, या रासो या रासक में, दोहा या दूहा में, छप्पे में। तो ये जो हमारा हो जाएगा दोहा या दूहा में हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर बुलर हैं, कविराज श्यामल दास हैं, मुंशी देवी प्रसाद है, या गौरी शंकर हीराचंद्र हैं। तो जो इसने अप्रामाणिक माना है वह डॉक्टर बुलर हैं। कौन है? डॉक्टर बुलर। और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जो हैं वह जयानक कवि हैं। इसके लेखक जो हैं वह जयानक कवि हैं। नक कवि हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक। और डॉक्टर बुलर ने इसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वड़ रत्नाकर है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राउल वेल है, या परमात्मा प्रकाश है? तो ये जो हमारा राउल वेल है वह एक शिलांकित कृति है। ये जो क्वेश्चन पीछे गया है इस पूछा गया था, शिलांकित कृति भी है और गद्य पद मिश्रित चंपूत काव्य भी है। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, राउल वेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मिलान करना है रचनाकारों का। आइए देखते हैं। बीसल देव रासो किसका है? नरपति नाल का। बीसल देव रासो किसका है? तो नरपति नाल का है। यहाँ पे लगाएंगे नरपति नाल का। खालिक बारी किसका है? अमीर खुसरो का है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का। और दोहा कोश किसका है? तो दोहा कोश हो जाएगा सरहपात का है। तो हम पहले का दूसरा देखेंगे किस में है। सिब्बी में दिखाई दे रहा है। और दूसरे का चौथा अमीर खुसरो है। और तीसरा है शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, और दोहा कोश किसका है? सरहपात का है। तो हमारा बी नंबर सही होगा। कौन सा? बी नंबर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्थापना है और तर्क है। ये क्या कहता है? जनता की चित्तवृत्ति का परिवर्तन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है।
तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या जनता की पहला है एज की जनता की चित्रवृत्ति का परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, होता है। तो ये हमारा ए वाला गलत हो जाएगा। और आर क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे। तो हमारा ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। गोरखनाथ के साधना पद्धति का क्या नाम है? ब्रजायनी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना। तो ये जो गोरखनाथ के साधना पद्धति का नाम है वह है हठ योग साधना, जो कि कबीर में भी पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जो हिंदू हैं, राम सिंह हैं, जिंद सूरी हैं या धनपाल हैं। तो पाहुड़ दोहा जो हैं वह राम सिंह का है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ लेखक का है, किस लेखक का है? यह कथन किसका है? कल्लूलाल का है, इंसाल्लाह खान का है, अमीर खुसरो का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये किसने कहा था? ये अमीर खुसरो ने कहा था कि जो कुछ भी पूछना है हिंदी में पूछे, मैं आपको बहुत ही बेहतर कुछ बता पाऊँगा। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, चंद्रबरदाई है या विद्यापति है। तो देसी बहना सब जन मिठा, तो ये किसका पंक्ति है? तो यह विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितने एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा PYQ कंप्लीट करना है। इसमें कम से कम 350 से ज़्यादा आदिकाल के क्वेश्चन हैं, जो कि सारे स्टेट में जहाँ भी UPSC LT और लेक्चरर का जहाँ भी एग्ज़ाम हुए सारे के यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर किए गए हैं, मैंने कंप्लीट किए गए हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, एक अर्थ काव्य है। तो ये जो हमारा सारंगधर पद्धति की रचना है वह सुभाषित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? किस विधा की रचना है? सुभाषित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारंगधर पद्धति, ये तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैथिली कोकिल नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं भाई मैथिली कोकिल के नाम से? रहीमदास, सुंदरदास, जयदेव या विद्यापति। तो हमारे जो मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं वो हमारे विद्यापति हैं, जो आदिकालीन के कवि विद्यापति के मैथिली भाषा में पदावली की रचना के कारण इनको मैथिली कोकिल कहा गया था। किस रचना के कारण मैथिली कोकिल कहा गया था? तो इनकी पदावली रचना के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सुनीत कुमार चटर्जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ग्रियर्सन का है या फिर धीरेन्द्र वर्मा का है। तो ये जो इसको पुरानी हिंदी में परिणित हो गई, जो 7वीं से 11वीं तक के अपभ्रंश की प्रधानता रही है वह फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है, तो वह हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 59 है, 69 है, 79 है या फिर 89 है। तो हमारा जो आंसर होगा वह 59 समय है। कितने समय है? 59 समय है। 69 69 समय है और 59 छंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट्ट नाम से, पुरानी हिंदी नाम से, अपभ्रंश से या देसी भाषा से? तो गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। अभी क्वेश्चन में आया था, पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कथा या चित्रावली? तो इसमें से कौन सा अपभ्रंश का नहीं है? तो पौमचर्यु अपभ्रंश का है, पाहुड़ दोहा अपभ्रंश का है, भविष्यत कहा अपभ्रंश का है, चित्रावली जो है यह सूफी काव्य में का है, तो ये नहीं है अपभ्रंश का चित्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो विशुद्ध चरितावली जीवन के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान था, अब्दुल कलाम था, मलिक मोहम्मद था या अबुल हसन था? तो अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था। मूल नाम क्या था? अबुल हसन। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से में अलंकृत किया गया है? राजशेखर, स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? तो हमारे जो विद्यापति हैं उन्हें किस की उपाधि दी गई है? राजशेखर की। और उनको दिया गया था मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा है? बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। जातीय कवि कहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार विजय सिंह सूरी हैं, जयसिंह हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। इन्होंने पदावली भी लिखा है, कीर्ति पताका भी लिखा है और कीर्तिलता भी लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपनी पहेलियों मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है भाई? ये तो क्वेश्चन में अभी पीछे भी आ चुके हैं। चंद्रबरदाई जाने जाते हैं, विद्यापति, अमीर खुसरो या हेमचंद्र? तो अपनी पहेलियों मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो, जिसका मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना? आदिकाल में कौन उपेक्षित रहा है? तो इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं था, ये उपेक्षित रहा था। सामाजिक चेतना था, आश्रयदाता प्रशंसा था और धार्मिक चेतना था, लेकिन राष्ट्रीय चेतना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी? प्राकृत थी, पाली थी, डिंगल पिंगल मिश्रित थी या खड़ी बोली थी? प्रधान भाषा क्या थी? तो यहाँ पे डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी आदिकाल के काव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज या पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये नरपति नाल से है, विद्याधर से है, चंद्रबरदाई से या जल्हड़ से है? तो ये जो है चंद्रबरदाई से है। ये कौन सी पुस्तक लिखे थे? पृथ्वीराज रासो लिखे थे। ये अपने पुत्र को इसको कंप्लीट करने के लिए जल्हड़ इनके पुत्र थे, जो कि अपने पुत्र के हाथों में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रख दिए थे ताकि ये पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सुमेलित करना है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो सुमेलित नहीं है। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी, स्थूलीभद्री रास, जिनदत्त सूरी और चंदन बाला रास आशुक कवि हैं।
तो ये जो है भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी है, सही है। रेवंत गिरिरास ये विजय सेन सूरी, सही है। चंदन वाला रास रास आशु कवि, सही है। लेकिन ये जो स्थूल भद्र रास हैं ये जिनभद्र सूरी नहीं है। तो इसके लेखक कौन है स्थूल भद्र रास के? तो इसके लेखक जो हैं वो जीन धर्म सूरी हैं, जीन धर्म सूरी। यहाँ पे देखिए वो दत्त दिया है, यहाँ पे धर्म होगा, धर्म सूरी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रणमल छंद का रचयिता कौन है? भट्ट केदार हैं, जो इंदु हैं, मधुकर कवि हैं या श्रीधर हैं? तो जो हमारे रणमल छंद के रचयिता हैं वह श्रीधर हैं। लेखक कौन है? श्रीधर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? राजेश्वर हैं, समर सिंह हैं, अंगनपाल हैं या सोमेश्वर हैं? तो जो पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था पृथ्वीराज रासों में? सोमेश्वर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृताभास हिंदी से आशय है? अभ्रंश से, प्राकृत से, हिंदी से या पाली से? जो प्राकृताभास हिंदी है वो प्राकृताभास हिंदी से आशय किससे है? अपभ्रंश से है। हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय द्वारा, नरपति नाल द्वारा, जटमल द्वारा या जल्हड़ द्वारा? तो ये जो गोरा बादल की कथा हुए ये जटमल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जटमल द्वारा रचित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। तो हमारे नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और कौन नाथों की संख्या 9 है? कौन कौन नाथ हैं? पहले है नागार्जुन हैं, दूसरे जड़ भरत हैं, तीसरे हरिश्चंद्र हैं, चौथे सत्यनाथ हैं, पांचवें भीमनाथ हैं, छठवें गोरक्षनाथ हैं और सातवें चरपट हैं और आठवें जलंधर हैं और नौवें मलयार्जुन हैं। ये नवनाथ की संख्या है हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नरुप्पा हैं, लुइप्पा हैं, गोरक्षप्पा हैं या सरहप्पा हैं? तो हमारे जो सबसे पुराने थे सिद्धों में वह है सरहप्पा हैं, जिन्होंने दोहा कुश लिखा था। दोहा कुश इनकी रचना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुमान रासों का रचयिता कौन है? जगनीक है, दलपति विजय हैं या फिर नरपति नाल है, चंद्रबरदाई हैं? तो हमारे खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं, दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो कीर्ति पताका भी विद्यापति का है, पदावली भी विद्यापति का है, कीर्ति लता भी विद्यापति का है, लेकिन जय मयंक जस चंद्रिका यह इनका नहीं है। ये मधुकर भट्ट की रचना है। ये किसकी रचना है? मधुकर भट्ट की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है या फिर चंद्रबरदाई हैं, धनपाल हैं या जैनक हैं? तो जो बीसल देव के रचना है वो नरपति नाल है। और चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है। और धनपाल का भविष्यत कथा है, जयानक का पृथ्वीराज विजय है, इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह के, नर सिंह के, शिव सिंह के या फिर कीर्ति सिंह के? यहाँ पे UPPGT 2016 में पूछा गया था। तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? वह कीर्ति सिंह के थे। किसके थे?
नहीं, विद्यापति आश्रित किसके कवि थे, तो वो शिव सिंह के थे। सॉरी, यहाँ पे आंसर में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 ईस्वी में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिव सिंह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पद्मिनी के, कलमनी के, संयोगिता के या चंद्रिका के? तो वह संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का। ये ELT 2018 में भी आया है, GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी आया है। तो जो हठ योग का अर्थ है वह ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा, दोनों के योग से है। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहप्पा का, कुकुरिप्पा का, सबरप्पा का या गोपीचंद्र का? तो जो हमारे सिद्ध साहित्य में नहीं आते हैं तो वह है गोपीचंद। कौन है? गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउलवेल किस तरह की रचना है? ये क्वेश्चन आया था अभी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, शुद्ध काव्य है, नाटक है या प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है? तो ये जो हमारा जो राउलवेल है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, शिलांकित भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, डॉक्टर नागेंद्र के या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के? तो जो प्रथम माने किस इतिहासकाल के हिसाब से यह शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के। राम कुमार वर्मा के स्वयंभू हैं, प्रथम कवि हिंदी के स्वयंभू हैं। और डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा माने स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा के स्वयंभू हैं, लेकिन इसका जो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकृति के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित का भाषा पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? सुनीत कुमार चटर्जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का है? तो प्रकृति के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश प्रचलित का भाषा का पद्य समझा जाता है। तो यह कथन हमारे किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति या गदाधर भट्ट? तो ये अमीर खुसरो भी हैं, हेमचंद भी है, विद्यापति भी है, लेकिन गदाधर भट्ट यह आदिकाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर और जगनेक? तो इसमें जो रासो ग्रंथकार नहीं है तो वह है विद्याधर। ये रासो ग्रंथकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भला हुआ जो मारिया बहेड़ी म्यार कंतु पक्ति के रचनाकार कौन है? भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो हमारा कंत पति मारा गया, यदि वो भाग किया था तो उससे ज़्यादा लज्जे की बात न होती, क्योंकि युद्ध में वो मारा गया तो वीर गति को प्राप्त हुआ। यदि युद्ध से भाग किया था तो हमारे लिए बहुत ही लज्जे की बात
होती। तो ये क्या किसका पंक्ति है? तो ये हेमचंद्र का है। किसका है? हेमचंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है, या फिर नागेंद्र ने माना है? तो चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा है। किसने कहा है? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। वो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या रामविलास शर्मा है ने कहा है? तो इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा को उसकी रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। माने राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा को उसकी रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। कौन है? सरहप्पा है, कहप्पा है, डुम्बिप्पा है, या कमरिप्पा है? तो हमारे जो चर्या गीत और दोहा को किसने लिखा था? सरहप्पा ने लिखा था। इन्हें राहुल भद्र के भी नाम से भी जाना जाता है। इसे सरहपाद भी इनका अन्य नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोरा जुगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीने कस मोरी माँ, सूनी सेज डरावन लागे विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि का है? अमीर खुसरो का है, विद्यापति का है, मलिक मोहम्मद जैसी का है, या फिर कबीर का है? तो हमारा ये जो काव्य पंक्ति है वो किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक है, या धार्मिक है? तो ये जो ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है वो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। कैसे है? कैसा है? व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। और इसके लेखक हेमचंद्र हैं। इन्होंने इनकी हेमचंद्र की अन्य रचना भी है, काव्यानुशासन और शब्दानुशासन। और हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? सरहप्पा है, या पुष्पदंत है, या अद्धमाड़, या लुइप्पा है? ये हो गए। या फिर पहले लुइप्पा आएंगे, सरहप्पा आएंगे, अद्धमाड़ पुष्पदंत लास्ट में आएंगे, या फिर पुष्पदंत पहले आएंगे, सरहप्पा लुइप्पा अद्धमाड़, या फिर सरहप्पा लुइप्पा पुष्पदंत और अद्धमाड़? तो यहाँ पे आते हैं सरहप्पा। सरहप्पा का समय क्या है? 7वीं से 8वीं के मध्यमान। 7वीं के 1 मिनट 7वीं से 8वीं शताब्दी मानिए इसको, ठीक। और लुइप्पा का समय 8वीं शताब्दी मानिए। और पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं हो गए। और अद्धमाड़ हो गए 12वीं सदी के, 12वीं सदी के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये डी वाला हो जाएगा। पहले सरहप्पा आएंगे, फिर लुइप्पा आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, फिर उसके बाद अद्धमाड़ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? ब्रज्यान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। दूसरा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो ये जो हमारा ब्रज्यायन में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ ये सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, नाथ से सिद्धों की परंपरा से ही निकला है।
और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये सही है। और सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है, तो ये गलत है। तो हमारा ए और सी सही है, माने हमारा पहला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम मिलान करेंगे। पंडीय सहल सत बखाड़िय देहि बुद्धि बसंतड़ जाड़े, तो ये किसका है? तो ये सरहप्पा का है। ये पंक्ति किसकी है? सरहप्पा के। 12 बरिस ले कुकर जिए 13 ले जिए सियार, ये किसने कहा था? जगनिक ने कहा था। बड़ कौशल तू राधे की कीनल कन्नाई लोचन आधे, मान लीजिए ये आपको नहीं आता, ठीक है, छोड़ दीजिए। आज जाति न जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये तो सभी को पता होगा, ये किसका है? रैदास का है। अब मान लीजिए आपको एक नहीं आता, 3 आपको पता है, तो हम पहले का दूसरा देखेंगे और दूसरे का तीसरा किस में मिलता है। पहले का हमारा क्या हो जाएगा? पहले का हमारा दूसरा सरहप्पा है, तो पहले का दूसरा किस में है? पहले में है और किसी में नहीं है, पहले में है। और बी का तीसरा 12 बरिस ले कुकुर जे जगनिक का है। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए चौथा, बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, तो ये हमारा क्या होता रहा है? चौथा विद्यापति का है। लेकिन जाति ओछा पात ओछा ओछे जन्म हमारा, तो ये हमारा रैदास का है। तो हमारा जो आंसर होगा वह पहला ए सही है। और ऐसे ही आप PYQ आदिकाल का पूरा कर लेते हैं तो आदिकाल से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में नहीं होंगे। बस आप 1 से 2 बार इसको बस देखिएगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कुछ है, बहुत पढ़ना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्लास आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।